इसमें दो तीन चीजें आपको देखनी बहुत जरूरी हैं। पहली चीज, वो जो राम मंदिर का पूरा आंदोलन था, उससे 100% हिंदू समाज एग्री नहीं करता था। वो एक हल्ले से, एक बिल्कुल वायलेंट मूवमेंट के से बहुत मेजॉरिटी हिंदुओं को एक तरह से डरा दिया गया था, चुप करा दिया गया था, और फिर वो माहौल बनता चला गया। आप खुल के नहीं बोल रहे हैं। दूसरी चीज आप ये देखिए कि देखिए लोकल फैक्टर्स बहुत मैटर करते हैं, लोकल इकोनॉमीज बहुत मैटर करती हैं, लोकल जो लोग होते हैं ना, आम जनता जिसे हम कहते हैं, उसकी एस्पिरेशंस बहुत मैटर करती हैं। अब आप देखिए अयोध्या में हार का कारण, आपने ठीक है मंदिर बना दिया, उसको ब्यूटिफाई कर दिया। उस ब्यूटिफिकेशन के दौरान आपने कितने घर उजाड़े, कितने डिमोलिशंस हुए, क्या उन लोगों को मुआवजा मिला, क्या वो मुआवजा सही था? ये तमाम चीजें हैं। उन लोगों में गुस्सा था। फिर एक और चीज रही है जो मतलब बहुत से लोग पॉइंट कर रहे हैं, वो ये कर रहे हैं कि जहां जहां ये, चाहे उज्जैन है, वाराणसी है, अयोध्या है, जहां जहां ये बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स आए हैं, वहां ये कहा जा रहा है कि बाहर के ठेकेदारों को काम दिया गया। ऑब्वियसली वो पार्टी को फाइनेंस करने वाले लोग रहे होंगे या कहीं से कहीं फायदा कर रहे होंगे पार्टी को। मतलब दूर क्या जाते हैं, मैं अपने हिमाचल की बात करता हूं कि पिछली सरकार में एक इन्वेस्टर समिट हुआ था, और उस इन्वेस्टर समिट का जो पूरा जो तामझाम था, उसको लेकर भी जो ठेकेदार थे वो बाहर के थे। तो लोकल लोगों में नाराजगी भी आती है। अच्छा, फिर आप मोदी योगी इनकी बात करें तो मतलब ये चीज भी आ रही है कि किस तरीके से योगी के जो कैंडिडेट्स थे उनको नकारा गया, या किस तरीके से इससे पहले एएन शर्मा को थोपा गया उत्तर प्रदेश पे। ठीक है ना? तो ये इंटरनल फाइट्स, बिकरिंग्स, ये भी एक कारण रहता है। फिर आप उस तरफ चले जाइए तो योगी का जो राज रहा है, जिसको बड़ी ये शान से कहते हैं बुलडोजर राज, जहां पर सुनवाई नहीं है, केवल बुलडोजर है, उसका भी एक कहीं ना कहीं देखो लोगों में जब डर, देखो आप लोगों को वहां तक डरा सकते हैं जहां तक वो डरे। फिर एक पोजीशन वो आती है कि लोगों का डर खत्म हो जाता है कि अब तो लूट ही गए तो अब वो क्या होगा, नहीं अब तो होगा क्या, हमको कितना डरा लोगे। तो वो चीजें भी आती हैं इसमें। तो इसके बहुत से कारण हैं। हाँ, एक जो सबसे महत्वपूर्ण कारण जो रहा वो ये था कि देखिए राम मंदिर, दो चीजें इसमें आपको बताऊंगा। एक तो वो कि एक वो दौर था जब पुराने हमारे पहले के प्रधानमंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंह ने मुझे लिब्रान कम्युनिकेशन की सुनवाई के साइड लाइन्स में मुझे एक चीज कही थी कि बीजेपी ने हमेशा राम को अपना पोलिंग एजेंट की तरह इस्तेमाल किया। वो उनका कहना था और बिल्कुल सही कहा था उन्होंने। आपने देखा होगा राम मंदिर का जब ये उद्घाटन हो रहा था तो आपने पोस्टर देखे थे ना, मोदी बड़े और राम छोटे। फिर वो राम को हम लाए हैं, जो आस्थावान आदमी है वो उसको कभी बर्दाश्त नहीं करेगा, उसकी आस्था उस राम में है जो राम सबको लाते हैं, वो उसकी आस्था है। आपकी मेरी हो ना हो अलग चीज है, पर जो आस्थावान आदमी है उसका ये मानना होता है। तो फिर जब मोदी बड़े और राम छोटे, आप उत्तराखंड में, आपको याद होगा जब पहली बार ये रमेश पोखरियाल निशंक की सरकार बनी थी, तो चार धाम की फोटो छोटी थी उस कैलेंडर पे और निशंक की फोटो बड़ी थी, और फिर क्या हश्र हुआ था निशंक का उस टाइम, आपको ये भी याद होगा। तो ये चीज है, आपने वो चीज की। और आप देखिए मोदी के पहले भाषण में क्या राम मंदिर का और राम का जिक्र था? और एक सबसे बड़ा जो कारण मैं इसका मानता हूं खास तौर पे इसमें, वो ये रहा कि जिस तरह का कैंपेन मोदी ने किया, नफरत की राजनीति के लिए इस देश में कोई जगह नहीं है। और ठीक है, आपको शॉर्ट टर्म गेन्स मिल गए, आपको शॉर्ट टर्म चीजें मिल गई, अल्टीमेटली पहले रोटी फिर राम, बात वहां आती है। और एम्प्लॉयमेंट का आप रिकॉर्ड देख लीजिए, एग्रीकल्चर का रिकॉर्ड देख लीजिए, और कितने लोग हारे हैं। स्मृति ईरानी के हारने की अगर जब बात हो रही है तो ज्यादातर लोग इवन भाजपा ही खुश हैं उसमें। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं वो अहम झलकने लग गया था, उनसे झलकता था, वो चीज साफ दिख रही थी। तो ये पार्टी को अपने अंदर चिंतन करने की बात है, इसके बीजेपी में अंदर, कि आपको परफॉर्म करना है। अल्टीमेटली चिंतन करेंगे या किसी पे गाज गिरेगी? गाज भी गिर सकती है। देखिए यहां फिर एक चीज है ना कि अगर वही आरएसएस इनको कट टू साइज करना चाहता है फिर गाज भी गिर सकती है। और फिर एक चीज आप और देखिए ना, अब आप कोलिशन में हैं तो शॉट्स जो हैं वो कॉल करेंगे आपके कोलिशन पार्टनर्स। और हम ये अच्छी तरह जानते हैं, कम से कम मैं ये जानता हूं, मैंने पुराने दौर में चंद्रबाबू नायडू को देखा है, जब वो जनता दल की सरकार थी तब भी
और उसके बाद एनडीए की सरकार में भी, वो एक बड़े हार्ड बार्गेन करने वाले आदमी हैं एक्चुअली। वो टीडीपी के साथ अपने प्रदेश में राजा रहते हैं, मुख्यमंत्री रहते हैं, और दिल्ली जब भी आते हैं ऐसा बार्गेन करके ले जाते हैं जिसको निचोड़ के जाते हैं और बिल्कुल अपना हक लेके जाते हैं, उसमें कुछ गलत भी नहीं है। देखिए, फेडरल सिस्टम में केंद्र से जो हक है राज्य का वो उसे मिलना चाहिए, तो ये चीज है। और फिर आप देखिए कि मतलब अब वो जो था ना मोदी का, तो मैं देखिए इस हार के लिए मैं कहूंगा सीधे सीधे मोदी जिम्मेदार है, उनको हार की जिम्मेदारी लेनी होगी। क्योंकि क्या कह रहे थे आप कैंपेन में? मोदी की गारंटी, ठीक है ना। अब आपने नहीं कहा कि बीजेपी की गारंटी, मोदी की गारंटी। मोदी जो कहता है वो होता है, ये नहीं कि बीजेपी जो कहता है ये कहती है वो होता है। तो फिर जब कैंपेन आपके नाम पे था तो फिर हार भी आपकी है, ये चीज आपको माननी होगी। देखिए, पार्टी से अगर आप बड़े होने की बात करेंगे तो फिर आपका उसका नुकसान होगा। पार्टी से आप हैं, आप ये सोचे कि मेरी वजह से पार्टी है, ठीक है, शॉर्ट टर्म गेम में आपको मिल गया, आपको थोड़ा सा आपके चेहरे पे, पर अल्टीमेटली पार्टी सर्वाइव करती है, इंडिविजुअल्स तो आते जाते रहते हैं। जी, तो चंद्रबाबू नायडू हैं चाहे वो नीतीश कुमार हैं, इनके पास बहुत एक्सपीरियंस है, मिनिस्ट्रीज का एक्सपीरियंस है, काम कैसे होता है सरकार का उसका एक्सपीरियंस है। तो आप इनको टेकन फॉर ग्रांटेड नहीं ले सकते। पहली चीज, हुडविंक नहीं कर सकेंगे, कम से कम आप इनको हुडविंक नहीं कर सकेंगे। इन्हें प्रोसीजर्स पता है, इनको सरकारें कैसे चलती है इनको ये पता है, इनको पता है मिनिस्ट्रीज कैसे चलती है। तो जो अभी तक जो एक ब्रेजन तरीका था ना कि कोई एक मतलब वाइल्ड ड्रीम लेके आता था कि जी किसानों के लिए ये कानून होना चाहिए और वो बन जाता था, वो ऐसा नहीं होगा, कम से कम नहीं होना चाहिए। अगर होता है तो फिर वो बहुत ही बुरा रहेगा। दूसरी चीज, विपक्ष मजबूत है, 250 आदमी संसद में है, कम से कम आपको बहस करनी पड़ेगी अपने बिल्स पे। आप जो कहते हैं आपको बहस करनी पड़ेगी, आपको उन पे डिबेट करना पड़ेगा, आपको लॉजिकली चीजें समझाना होगा। अब किसान आंदोलन का मैं आपको एग्जांपल दूं तो बाद में क्या निकल कर आया था, एक महाशय कोई आए थे इनके थिंक टैंक के, सो कॉल्ड थिंक टैंक, मतलब वो आए थे और उन्होंने आइडिया दिया कि ऐसे कानून होने चाहिए, और इन्होंने भी देखा कि कैपिटलिस्ट जो हैं उनको कैसे फायदा हो रहा है और किस तरीके से पूरी डायमेंशन चेंज हो रही है, तो कर दिया। जबकि एक चीज थी उसमें, मैं भी मानता हूं कि एग्रीकल्चर को रिफॉर्म्स की जरूरत है, पर कम से कम जब आप कानून बनाते हैं तो जो स्टेक होल्डर है, जिसमें इस केस में फार्मर्स थे, उनको आपने ऑन बोर्ड लेना होता है। उसी तरह जिस तरह आपने हिट एंड रन केस का जो आपने बनाया था, जिसको लेकर ट्रक वालों ने हड़ताल की थी, ट्रक ड्राइवरों ने हड़ताल की थी, फिर वही बात थी कि लॉज को अमेंडमेंट्स की जरूरत है, सजा भी बढ़नी चाहिए, तमाम चीजें होनी चाहिए, पर जो स्टेक होल्डर्स है उनके साथ बातचीत तो होनी चाहिए। अलग अलग जो पहलू हैं किसी भी परेशानी के, वो आपको दिखने तो चाहिए। तो वो जो एक एरोगेंस और वो बुलडोज करने की जो एक स्थिति थी, कम से कम वो अब थोड़ी नीचे आ जाएगी, थोड़ी दबेगी। शिवराज सिंह चौहान, हाँ प्लीज यू कंटिन्यू। नहीं, दूसरा मैं ये कह रहा था कि बहुत हद तक इनको अब बजाय ऑपोजिशन को टैकल करने के, अपने जो इनके फुट सोल्जर्स हैं, और फुट सोल्जर्स में मैं आरएसएस के लोगों को नहीं कह रहा, क्योंकि आरएसएस के लोगों में आज भी कम से कम जो खास आरएसएस का जो खुद का काडर है, कम से कम उनमें बात करने की शालीनता है। पर ये जो बाकी जो एक एलिमेंट है जिसको फ्रेंज कहते हैं, वो इनका बहुत नुकसान करने जा रहा है, जो 2 दिन से ही नजर आ रहा है, उसको इनको कर्टेल करना बहुत जरूरी होगा। जी बिल्कुल, मैं इनको एक गाली ब्रिगेड कहता हूं, क्योंकि बीजेपी का शासन तुमने पहले भी देखा, राज्य में भी, राष्ट्रीय स्तर पे, लेकिन वो गाली ब्रिगेड नहीं हुआ करते। अब ये गाली ब्रिगेड आई है कि या तो इनकी सुनो, जो कह रहे हैं वही सही है, और जो अगर इनके मन के ना हो तो गाली शुरू कर देंगे। तो अब चूंकि आप एक चीज से अंदाजा लगाइए ना, 2 दिन से तमाम हिंदू कम्युनिटी को आप गाली दे रहे हैं, तो आप क्या सोचते हैं वो तमाम लोगों की, उनकी भावना आहत नहीं होगी आपके बिहेवियर से? और वो चीजें फिर प्ले आउट करती हैं इलेक्टोरली कहीं ना कहीं, तो उसको कंट्रोल करना इनके लिए बहुत जरूरी हो गया। गाली देना, किसी को गाली